नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट का यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि मल्टीपल एसेस टेक्निक्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन होंगी, और ये पहला लेक्चर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग मल्टीपल एसेस टेक्निक्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल एसेस होता क्या है, ठीक है, और मल्टीपल एसेस करने की जरूरत क्या पड़ी, इनके क्या क्या कारण थे, ठीक है। फिर उसी में मल्टीपल एसेस को अचीव करने के लिए आपने जैसे लास्ट लेक्चर्स में जो है सेलुलर कॉन्सेप्ट में देखा था कि सेक्टरिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, या आप लोग कुछ सेल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो इस तरीके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब हम लोग जो है उसके अलावा जो है वो कुछ मल्टीपल एसेस की टेक्निक्स को पढ़ेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस देखेंगे, फिर टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस पढ़ेंगे, फिर वहीं पे डिस्टिंक्शन बिटवीन टीडीएमए एफडीडी एंड टीडीएमए टीडीडी, ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर हम लोग कोड डिवीजन मल्टीपल में, बेसिकली आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग सीडीएम में फोन भी यूज किए होंगे, तो इस टेक्निक से परिचित होंगे। फिर हम लोग उसी का जो है एक्सटेंडेड वर्जन WCDA में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज मल्टीपल एसेस, ठीक है। एसेस का मतलब एक तरीके से हमारी पहुंच होती है, ठीक है, कि हम किसी चीज को एक टाइम में कि हम किसी चीज तक हमारी पहुंच कैसी है, ठीक है। जैसे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आई, हम उसको डिमांड करते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ठीक है। और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है कि एक समय में उसको एक लोग यूज कर सकते हैं या एक समय में एक लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जैसे आपकी लाइब्रेरी के बुक का एग्जाम्पल लूं, तो किसी पर्टिकुलर राइटर की मतलब मान लीजिए 10 बुक्स आई हैं, ठीक है, और आप 60 स्टूडेंट हैं, तो 60 को उस 10 बुक को तो ऐसे सिंपली दे पाना मुश्किल होगा कि आपको दे दी जाए और आप सब लोग 60 लोग पढ़ लीजिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स बनानी पड़ेंगी कि एक वीक 10 स्टूडेंट पढ़िए, फिर अगले हफ्ते अगले 10 स्टूडेंट पढ़िए, इसलिए 6 वीक में आप 60 स्टूडेंट जो है उस बुक को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके कॉन्सेप्ट हम बेसिकली जो है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, बेसिकली उसमें लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस उसकी बैंडविड्थ की होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में कितने यूजर एक समय में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज की रिस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड की रिस्ट्रिक्शन है। तो इन्हीं सब चीजों को, जब कोई चीज हमारे पास लिमिटेड है और उसको हम लोग कैसे एक समय में मल्टीपल एसेस कर सके, जैसा अभी हमने लाइब्रेरी बुक का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो उसी तरीके से हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से उस लिमिटेड चीज को कई लोग एक बार में यूज कर पाए। तो इसी क्रम में आप लोगों ने क्या देखा था कि सेलुलर टेक्नोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन जो था कि मल्टीपल एसेस होता क्यों है, तो टू ओवरकम द लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड। जो आपके पास स्पेक्ट्रम में लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड थे और नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होने के कारण एक समय में सबको उस बैंड को यूज करना असंभव था, तो हमने उनकी सुविधा के लिए कुछ जो है वो सिस्टम बनाया, ठीक है। जैसे पहला आपने सेलुलर टेक्नोलॉजी में देखा था कि इंक्रीज रीयूजेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। हम क्या करते थे, एक बड़ी सेल को छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट करते थे, या सेक्टरिंग आते थे कि इंटरफेरेंस वगैरह ना होने पाए, ठीक है। छोटे छोटे सेक्टर में जो है हम एक बड़ी जो है वो क्लस्टर को डिवाइड कर देते थे। फिर वहीं पे आपने देखा था कि हम फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट करते थे, कि क्या करते थे, एक ही फ्रीक्वेंसी को हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को किसी पर्टिकुलर जो हमारा सेक्टर है उसमें हम उनको क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो ये एक्चुअली बेसिकली ऑल दीज आर द स्मार्ट अप्रोचेस to use the limited frequency band with the multiple users, ठीक है। एक समय में
हम बहुत सारे यूजर्स के साथ इस फ्रीक्वेंसी को अपने शेयर कर पाए, उसी का ये सब तरीके थे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी जो हमारा बैंड है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, इसको हम और कैसे स्मार्टली तरीके से यूज कर पाए, तो उसी लिए हम लोग आज मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी, जैसा बताया मैंने कि आपके पास लिमिटेड बैंड है या लिमिटेड सिस्टम है, उस सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर्स को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उस नंबर ऑफ यूजर बढ़ाने के लिए हमको कुछ क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, कुछ प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ेगा, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना पड़ेगा, और उस आर्किटेक्चरल डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है वो हमको जो है वो एल्गोरिथम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिससे एक समय में मेनी नंबर ऑफ यूजर्स उस सिस्टम का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो इट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर अ फ्रीक्वेंसी बैंड। एक समय में मल्टीपल यूजर जो है उस फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर पाए। ठीक है, अब हम मल्टीपल एसेस टेक्नोलॉजी की, तो बेसिकली जो है वो एफडीएमए, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस के नाम से जानते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट है टीडीएमए, जिसको हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका सीडीएमए, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। तो अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएं तो सभी बेसिकली जितने ये मल्टीपल एसेस टेक्निक्स हैं, इसमें सब में क्या करना है, हमको स्पेक्ट्रम या लिमिटेड जो हमारा टाइम स्लॉट है या लिमिटेड जो हमारा सिस्टम है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर पाए, हम उसके लिए जो है वो एक तरीका बनाते हैं, एक टोपोलॉजी डेवलप करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उसी को हम लोग इस मल्टीपल एसेस टेक्निक्स के माध्यम से अचीव करने का प्रयास करते हैं कि नंबर ऑफ यूजर जो है वो किसी सिस्टम में एक समय में कितने अधिक से अधिक हम इंगेज कर पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन इन तीनों टेक्निक्स के, मल्टीपल एसेस टेक्निक्स के बारे में। जैसा हमने देखा कि फर्स्ट जो आपका डायग्राम है दैट इज एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। इसको आप लोग यही कंपैरिजन डायग्राम में इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए आसान होगा। बेसिकली एफडीएमए में होता क्या है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस होता है, ठीक है, दिस वन, मान लीजिए आपके पास 100 केबी की कोई फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है, अब उसमें हमको क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी बैंड में हमको 10 यूजर्स को जो है वो एडजस्ट करना है। ठीक है, 10 यूजर्स हैं आपके, उनको एडजस्ट करना है। तो अगर मैं कोई टेक्निक ना लगाऊं तो सिंपल क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है और ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो अगर मैं इसमें कोई टेक्निक ना लगाऊं तो जो ये हमारा आपका 100 केबी का जो ये आपका बैंड है, ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक यूजर के द्वारा यूज किया जा रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो आपने देखा क्या हो रहा होगा कि 100 जो है वो केबी का जो हमारा विड्थ है, ठीक है, उसको सिर्फ एक यूजर यूज कर रहा है किसी टाइम पे। ठीक है, तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इस फ्रीक्वेंसी बैंड का क्या होगा, वेस्टेज हो रहा होगा। मान लीजिए हमारा सिग्नल जो है वो 2 केबी का ही था और हम 100 केबी की जो है वो बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं इसको सेंड करने के लिए, तो हमारा क्या नियर अबाउट 98 केबी क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उसमें कोई सिग्नल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहीं पे अप्रोच लगाते हैं। क्या अप्रोच लगाएंगे कि हम इस 100 जो हमारा केबी का जो स्पेक्ट्रम है, इसको हम 10 पार्ट में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा कि 10 केबी के जो है हम इस स्लॉट्स को 10 यूजर को जो है वो असाइन कर देंगे और हम उन यूजर से बोलेंगे कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 2 kbps की होगी अगर आप इस सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली आप लोग जब अपने घर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि 4G बोलते हैं लेकिन 3.2 की ही स्पीड आ रही, तो आप बोलते हैं कि जितनी स्पीड बोली गई थी उतनी नहीं आ रही है। तो बेसिकली वो जो आपको स्लॉट उन्होंने अलॉट किया है कि आप इतने स्लॉट को यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब हो सकता है कि एक्चुअल स्पीड क्या हो, जितना स्लॉट अलॉटेड हो उससे कुछ कम आ रही हो,
और ये भी हो सकता है कि आप एक समय में पूरा 10 केबी जो है यूजर ना यूज कर रहा हो, वो 1 ही केबी 2 केबी यूज कर रहा हो, ठीक है। तो वहां भी क्या है, वेस्टेज हो रहा है। लेकिन अब उस वेस्टेज को हम अगर रिमूव करने का प्रयास करेंगे तो हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा सर्किटरी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कि बेसिकली ये क्या हो गया कि हमें स्पेक्ट्रम को ऑन डिमांड देना पड़ेगा यूजर्स को, कि अगर यूजर्स को जो है वो 10 की बीपीएस की जरूरत है तो उसको 10 के बीपीएस दें, यूजर को 1 के बीपीएस की जरूरत है तो उसको 1 के बीपीएस दें। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सिस्टम हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हमको सिस्टम की क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यूजर को ये बता देंगे कि आपको टोटल हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था वो 100 के बीपीएस का था, हमने 10 के 10 स्लॉट्स बना दिए और उन स्लॉट्स को यूजर्स को दे दिया कि आप एक समय में 10 के बीपीएस का सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है। अब 10 kbps का सिग्नल भेज सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप एक समय में उसमें चाहे 10 kbps भेजिए, चाहे एक समय में 2 kbps भेजिए, चाहे एक समय में 1 kbps भेजिए, लेकिन आपकी सीट क्या हो गई, रिजर्व हो गई। इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक जो है हमारे पास बस है, ठीक है। उस बस में मान लीजिए कि यात्री को लखनऊ से दिल्ली तक जाना है और उसमें सिर्फ एक सीट लगाई गई हो, ठीक है। तो क्या होगा, उस एक व्यक्ति को लेके वो बस जा रही होगी और बाकी जो आपके बस में मान लीजिए 50 सीटर बस थी, तो 50 सीट्स की अवेलेबिलिटी में हमने सिर्फ 1 सीट लगा रखी है और क्या हो रहा होगा, 49 सीट की जो जगह थी जो यूजर्स यूज कर सकते थे उसको नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने एक ही यूजर को कह दिया कि 50 सीट्स की ये कैपेसिटी है, ठीक है। 50 सीट आपको जो है इनहेल करने की स्वतंत्रता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यूजर क्या है, उसकी क्षमता सिर्फ एक समय में एक ही सीट को इनहेल करने की है, एक ही सीट को यूज कर सकता है, बाकी 49 सीट तो यूज हो रही होगी। लेकिन अब यही कॉस्ट की बात करें तो जो यात्री होगा उसको तो किराया जो है 50 सीट का पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बस की कैपेसिटी 50 की थी और सिर्फ एक यात्री जा रहा है, तो 49 सीट का एक्सेस में क्या है, किराया उसको देना पड़ रहा है। तो क्या होगा, सिस्टम कॉस्टली भी तो हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसी बस में उन 50 सीट्स को जो है वहां पे सेटअप कर दें और 50 यात्री को हम रिजर्व कर दें कि आप 50 यात्री इस बस से जा सकते हैं और हर को अपनी एक एक सीट दे दिया कि आप इस पर्टिकुलर सीट पे आपकी फ्रीडम है, आप इस पर्टिकुलर सीट को लखनऊ से दिल्ली तक में आपके लिए रिजर्व है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि क्या हुआ, जहां एक समय में एक यात्री जा रहा था लखनऊ से दिल्ली, तो वहां क्या हुआ, एक समय में 50 यात्री जा रहे होंगे। सिस्टम को हमने इफिशिएंट वे में यूज किया, ठीक है। और जब कैपेसिटी ही एक यात्री की एक सीट को ऑक्युपाई करनी है तो 49 सीट अगर हम उसको रिजर्व कर देंगे तो 49 सीट तो वेस्ट जाएगी, सिर्फ एक सीट वो यूज करेगा, ठीक है। तो जब हम नंबर ऑफ यूजर बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या किए कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिए, तो सिस्टम की जो हमारी कॉस्ट हुई वो क्या हो गई, कम हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जो यात्री को 50 सीट का किराया देना पड़ रहा था, अब वो क्या करेगा, 1/50 पार्ट उस किराए का पे करेगा, ठीक है, और आसानी से उस किराए को वहन करेगा। तो नंबर ऑफ यूजर की अप्रोच में क्या होगा, कोई चीज सस्ती होगी, ठीक है, तो उसको यूज करने वाले ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उसको नंबर ऑफ यूजर ज्यादा मिलेंगे, सिस्टम हमारा इफिशिएंट वे में जो है वो यूज होगा। भाई बस की अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो आपने देखा लखनऊ से दिल्ली तक उसको जाना था, तो उसका जो ड्राइवर का कॉस्ट होगा, जो क्लीनर का कॉस्ट होगा, प्लस जो उसकी डीजल और जो आपका टोल पे करना होगा, वो सारी चीजें तो पे करना ही होगा उस बस को, चाहे उसमें एक यात्री जाए और चाहे 50 यात्री जाए, ठीक है। तो अगर हम एक समय में एक ही यात्री को भेजते हैं तो हमारा रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है भाई। अगर पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो ये भी तो लिमिटेड मात्रा में अर्थ पे है, ये भी तो वेस्टेज हो रहा है। तो अगर हम किसी सिस्टम को इफिशिएंट वे में नहीं यूज करते हैं तो हमारे एक तो हमारा सिस्टम तो
परफेक्टली नहीं यूज हो पा रहा है, साथ ही साथ और कई चीजों का भी जो है वो परफेक्टली यूज न होने की वजह से ये सिस्टम हमारा इफिशियंट नहीं होगा और कॉस्टली होगा। और कॉस्टली होगा तो नंबर ऑफ यूजर जो इस सिस्टम से एसोसिएटेड होंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हम कंट्री लाइक अपने इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो कॉस्ट जो चीजें कॉस्टली होती हैं वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कम्युनिटीज में जो है पॉपुलर हो पाती हैं, कुछ ही वर्ग के लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी क्वालिटी की है और सस्ती भी है तो उसको उसके यूजर्स क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज करके मोबाइल कंपनियां आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अपनी कॉस्ट को क्या है, रिड्यूस करती जा रही है। एक समय ऐसा था जब मोबाइल में कॉल सुनने के भी पैसे लगते थे। मुझे याद है कि 5 से 10 रुपए कॉल रिसीव करने का लगता था और उतना ही पैसा कॉल करने का लगता था। और आज सिचुएशन ये है कि रिसीव करना तो फ्री है ही है, अब बहुत सारी कंपनियां ये हैं कि आप नेट पैक उनका यूज कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज करते गए और दिनों दिन हम अपनी जो हमारा सिस्टम था उसको हम इफिशिएंट बनाते गए। और सिस्टम जितना इफिशिएंट होगा और यूजर फ्रेंडली होगा उतना ज्यादा यूजर इंपैक्ट उस सिस्टम का ज्यादा होगा और उस सिस्टम की उतनी ग्रोथ और पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी का जो स्लॉट था वो मान लीजिए जैसा एग्जांपल दिया कि 100 केबी का हमारा स्लॉट था और उसको एक समय में हमको 10 यूजर्स को असाइन करना था, तो हमने 10 केबी के 10 स्लॉट्स कर दिए और 10 यूजर को असाइन कर दिया एक यूजर की जगह। तो अब क्या हो रहा होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक समय में 10 यूजर उस स्पेक्ट्रम को यूज कर पा रहे होंगे। इस तरह से सिस्टम हमारा क्या हो गया, इफिशियंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीडीएमए पे। टीडीएमए की हम लोग बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और दूसरा आपका टाइम एक्सिस है। टीडीएमए के सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, टाइम का डिवीजन करते हैं। ठीक है, टाइम एक्सिस को छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई 10 मिनट का एक स्लॉट है टाइम का, उस 10 मिनट के टाइम स्लॉट को हम एक ही यूजर को दे दें कि भैया आपको ये 10 मिनट का टाइम स्लॉट असाइन है, आप इस 10 मिनट में अपनी बात करिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए उस यूजर को 10 मिनट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उसको एक ही मिनट की जरूरत थी। तो हम क्या करें, उस 10 मिनट के स्लॉट को 1 मिनट के 10 स्लॉट्स में डिवाइड कर दें और उसको हम 10 यूजर को असाइन कर दें। ठीक है, अब होगा क्या कि उस टाइम स्लॉट को असाइन करने का एक अपना तरीका होगा कि हमारे पास इस तरीके की सर्किटरी होगी कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर पे आपस में क्या होंगी, सिंक्रोनाइज होंगी। किसी पर्टिकुलर टाइम सिस्टम पे एक कम्यूटेटर होगा, वो पर्टिकुलर कनेक्ट होगा, जिस समय वो ट्रांसमीटर पे कनेक्ट हो रहा होगा उसी समय रिसीवर पे भी और एक यूजर के थ्रू कनेक्ट होगा। और उस जो हमारा पाथ बना उससे क्या करेगा, जो हमारा यूजर है अपने सिग्नल को दूसरे यूजर तक भेज पाएगा। ठीक है, फिर दूसरे टाइम इंस्टेंट पे जो है वो दूसरे यूजर से कनेक्ट हुआ और इसी समय दूसरा यूजर जो रिसीवर एंड पे था उससे सिस्टम कनेक्ट हुआ और हमारा सेकेंड यूजर जो है सिग्नल भेज पाएगा। इसी तरीके से तीसरे टाइम इंस्टेंट पे तीसरे यूजर से हमारा कम्यूटेटर कनेक्ट हो जाएगा और हमारा रिसीवर पे जो है वो सेम घटना होगी कि हमारा थर्ड जो है वो रिसीवर जो यूजर है वो कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जब 10th वेव की बारी आएगी 10वें मिनट की, तो जैसे 9 मिनट कंप्लीट होगा हमारा जो है सिस्टम वो 10वें यूजर से एक पाथ क्रिएट कर देगा। जो 10th यूजर जिसको कॉल कर रहा होगा वो रिसीवर पे होगा। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में इस तरह से डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे क्या होंगे, एक एक मिनट का जो है आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप इसी में अपनी बात को जो है क्या करिए, वो कंप्लीट करिए। पहले पुराने जमाने में अगर आपको पढ़ा हो या याद तो नहीं होगा क्योंकि आपके समय की बात नहीं है, कि कॉल बुक की जाती थी, ट्रंक कॉल बुक की जाती थी कि इतने बजे आपको ये जो है चैनल प्रोवाइडेड रहेगा और आप इस चैनल पे जो है वो कॉल करिएगा। ठीक है, आप कभी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि हाँ ऐसा एक्चुअल में था कि पहले किसी को जनरली जो है वो
मुंबई फोन करना होता था अपने गांव से, तो क्या होता था कि जिसके यहाँ फोन लगा है वो व्यक्ति कॉल बुक करता था कि पर्टिकुलर फोन पे हमको कॉल करना है, और आपको एक टाइम स्लॉट मिलता था, उस टाइम स्लॉट पे आप उस सिस्टम को यूज कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अब सिस्टम स्मार्ट हो गया, अब सिस्टम की हमने इफिशियंसी जो है इनहेंस कर दी इन्हीं सारी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। तो अब जब भी आप अपना मोबाइल खोलते हैं किसी को भी कॉल मिला देते हैं। ठीक है, और अब तो स्थिति ये है कि बहुत कम समय ऐसा होता है जब आपकी कॉल कनेक्ट ना हो या कॉल आपका बात होते होते बीच में कट जा रही हो। पहले क्या होता था कि कॉल ड्रॉप की भी बहुत सारी कंप्लेन आती थी। ठीक है, अब तो जो हमारा ट्राई है, जो कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं इस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की, उन्होंने ये भी सिस्टम कर दिया कि एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा आपकी अगर कॉल ड्रॉप हो रही होंगी तो कंपनी को, यूजर को पे करना पड़ेगा पैसा। अभी तक क्या था कि कंपनियां जो है वो बात कराने का पैसा लेती थी, और मान लीजिए 60 सेकेंड के ड्यूरेशन की आपकी कॉल होती थी एक कॉल की, और बीच में 30 सेकेंड पे कट गया तो आप नई कॉल करेंगे, तो नई कॉल करेंगे तो क्या होगा, फिर से आपको 1 रुपए पे करना पड़ेगा उस नई कॉल के लिए। फिर आपका यही हुआ कि 30 सेकेंड 25 सेकेंड पे कट गया तो फिर नई कॉल। तो मान लीजिए पूरे देश में 1 करोड़ यूजर अगर इस तरह से अगर कर रहे हो तो कंपनियां हर 1 मिनट कितना 1 करोड़ का फायदा कमा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ कॉल ड्रॉप करके। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि ऐसा नहीं होगा। अगर एक, मान लीजिए ठीक है सिस्टम में कुछ फॉल्ट था या कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिसके कारण ये हुआ, तो वो भी क्या हो, एक लिमिटेड अमाउंट में हो। अगर उससे ज्यादा आपकी कॉल ड्रॉप करती हैं तो यू पे टू यूजर। ठीक है, अभी तक आप कॉल की फैसिलिटी देने के लिए यूजर से पैसे ले रहे हैं, लेकिन अब आपको यूजर को पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कॉल को ड्रॉप किया है और उसकी बातें, जो उसका कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें हिंड्रेंस क्रिएट किया है। ठीक है, और चूंकि बहुत सारी कंपनियां इसके आड़ में जो है फायदा भी कमा रही थी, कि वो क्या करती थी कि जानबूझकर ऐसा सिस्टम होता था कि अपना सिस्टम भी वो इन्वेस्टमेंट करने से बचती थी कि ठीक है अगर कॉल ड्रॉप होगा तो उससे यूजर को जरूरी होगा तो फिर से कॉल करेगा, और नहीं जरूरी होगा तो नहीं करेगा। तो जनरली हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन तो तभी करते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के का जो है कंपनियां फायदा उठाती थी। और मान लीजिए कि मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया कि 1 ही मिनट में करोड़ों का जो है उनका जो है वो हेर फेर कर जाती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन चीजों पे स्ट्रिक्ट हुई और ये नियम बनाए कि अगर आपका जो है कॉल ड्रॉप एक लिमिट से ज्यादा होगा तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, आपको यूजर के अकाउंट में पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर आपने सतत यही प्रक्रिया जो है वो अपनाए रखी, सिस्टम को नहीं अगर अपडेट करेंगे तो आपके ऊपर फ्यूचर में बड़ी पेनाल्टी भी लगेगी, और हो सकता है कि आपका स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो था वो भी कैंसिल कर दिया जाए और आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए, कि भविष्य में भी आप जो है वो आपको किसी तरीके का स्पेक्ट्रम न अलॉट किया जाए। क्यों? क्योंकि आप यूजर फ्रेंडली नहीं है, आपकी नीतियां जो है वो यूजर को ठगने वाली। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि ट्राई वगैरह जो है वो इस तरीके की चीजें करती रहती हैं। ठीक है, और बहुत वोडाफोन वगैरह का इशू तो अभी तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग अगर न्यूज़पेपर से में पढ़ते हो तो। अब बेसिकली आप लोग ध्यान देंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज आएगी, तो पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि सर जो डिस्कस कर रहे थे ये सब चीजें एक्चुअली हो रही थी, और उस पर जो है न्याय प्रक्रिया में है वो सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एफडीएमए और टीडीएमए वर्क करता है। फिर अगर हम सीडीएमए की बात करें तो सीडीएमए बेसिकली होता क्या है कि इसमें कुछ हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और जो हमारा मूल मैसेज सिग्नल होता है उसको डायरेक्ट हम ना भेज के हम क्या करते हैं, उसको डिजिटलाइज कुछ फॉर्मेट में कुछ कोडिंग करके तब भेजते हैं एक जगह पे। जैसे सीडीएमए की बात करें तो हम बेसिकली एक्सॉर का जो है वो गेट यूज करते हैं, एक्सॉर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक हमारा जो है वो पल्स सिग्नल होगा, उस पल्स सिग्नल को हम अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेट करते हैं, और मॉड्यूलेट करने के बाद जो हमारा मॉड्यूलेटेड जो है वो सिग्नल मिलेगा उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में
ठीक है, या एक्सओआर के आउटपुट के फॉर्मेट में, एक कोडिंग के फॉर्मेट में एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बेसिकली टाइम और फ्रीक्वेंसी का जो है वो डिवीजन ना करके, जैसा आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस और टाइम के एक्सिस में ना जो है वो हम इसको डिवीजन करके हमने क्या कर दिया, जेड एक्सिस में बेसिकली इसका डिवीजन कर दिया। जेड एक्सिस में डिवीजन करने का क्या तात्पर्य है कि हमने एक ही टाइम, एक पूरे टाइम स्लॉट में और एक पूरे फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम था उसमें क्या है कि 10 यूजर का सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट कोडेड फॉर्मेट में भेजा, और ताकि वो आपस में क्या हो, मिक्स ना होने पाए। ठीक है, अगर जो है हम इन सिस्टम्स का यूज नहीं करते, और सिस्टम जैसे यहाँ सीडीएमए में था, तो एक पर्टिकुलर यूजर के रिगार्डिंग जो हमारा कोड, मैसेज का कोड होगा वो कुछ और होगा, दूसरे जो है यूजर के रिगार्डिंग जो है कोड्स क्या होंगे, कुछ और होंगे, तीसरे इसी तरह 10 यूजर के रिगार्डिंग जो हमारे कोड्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हमने 10 जो है हम लोग संख्या ले रहे हैं, सिर्फ आपकी समझ के लिए ले रहे हैं, इसमें सो मेनी नंबर ऑफ यूजर एक समय में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो है क्या बेसिकली कि ये जितनी हमारी टेक्निक्स थी, चाहे वो हम एफडीएमए की बात कर रहे हों, चाहे वो टीडीएमए की बात कर रहे हों, चाहे वो सीडीएमए की बात कर रहे हों, तो सभी जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं, सब में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को इफिशिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को इफिशिएंट बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट को हमने डिफरेंट डिफरेंट यूजर को प्रोवाइड किया, और वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर उस अपनी रेंज के अंदर, जैसे हमने बोला कि 1 kbps असाइन है, तो 1 kbps से मिनिमम का ही सिग्नल उससे भेजेंगे, और अगर उससे ज्यादा का सिग्नल भेजेंगे तो क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर जो है वो अपने बैंड लिमिट में आप भेजेंगे तो बिना किसी टाइम लैग के हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाएगा। और सिस्टम हमारे जो सेट्स हैं वो जनरली इसी हिसाब से, अगर हम मोबाइल सेट की बात करें तो इसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि जितना स्लॉट हमको अलॉटेड है, ठीक है, उसी स्लॉट का सिग्नल हम एक जगह से दूसरे जगह पर भेजें, उससे ज्यादा की जो है वो बैंडविड्थ हम ना यूज कर पाए। ठीक है, इसी तरह अगर हम टीडीएमए की बात करें तो टीडीएमए क्या है आप दिए गए डायग्राम में देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर के द्वारा दिया गया मैसेज सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे ट्रेवल करते हैं। और यहाँ हमने 2 यूजर का एग्जाम्पल ले रखा है कि एक सेट हमारा पिंक कलर का सिग्नल जनरेट कर रहा है, एक सेट हमारा ग्रीन कलर का सिग्नल जनरेट कर रहा है। और जैसे पिंक वाले का सिग्नल गया तो कम्यूटेटर के द्वारा जो है ये तुरंत शिफ्ट कर गया कहाँ पे, सेकंड जो हमारा यूजर है उस पे, और ग्रीन कलर का सिग्नल इस पे ट्रांसमिट हुआ। फिर ये हमारा जो चैनल है इसमें क्या है कि यूजर 1 का और फिर यूजर 2 का, फिर इस तरीके से हमारा सिग्नल जो है वो अगर हम 2 यूजर का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक के बाद एक का सिग्नल जो है इसमें ट्रांसमिट करेगा। और आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लैग रखा गया है, ताकि एक दूसरे का सिग्नल आपस में ओवरलैप न कर पाए, इंटरफियर न कर पाए, ताकि मैसेज का क्या हो, लॉस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर n नंबर ऑफ यूजर्स किसी एक चैनल में असाइन कर दें तो आप देखेंगे कि n नंबर ऑफ ऐसे स्लॉट जो है वो ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, और यहीं पे जो है अगर हम सीडीएमए की बात करते हैं तो सीडीएमए में बेसिकली क्या है कि हमने आपको बताया कि कोड का फॉर्मेट जो है वो इस फॉर्मेट में हम सिग्नल भेजते हैं कि एक चैनल में देखिए यूजर 1 के द्वारा जो पिंक कलर का सिग्नल है और यूजर 2 में जो ग्रीन कलर का सिग्नल है। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट लैग्स पे डिफरेंट डिफरेंट कोड के फॉर्मेट में ये क्या होंगे, एक साथ ही ट्रांसमिट हो रहे होंगे। इनमें बेसिकली आपस में कोई इंटरफियरेंस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा टाइम लैग हुआ, और इस टाइम लैग के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो रहे हैं। और इनका फ्रीक्वेंसी और टाइम डिवीजन, जो टाइम का एक्सिस है, इसमें कोई डिवीजन नहीं किया गया है। बेसिकली इनके मैसेज को कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है और ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजा जा रहा है।
यही आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी का वाला जो आपका एफडीएम स्कीम थी, एफडीएम में क्या है कि पर्टिकुलर जब आपका टाइम स्लॉट अलग अलग हो गया तो अब यूजर जो है एक ही समय में दोनों यूजर क्या है अपने सिग्नल को अपनी अपनी प्रोवाइड की गई लिमिट, जो उनका फ्रीक्वेंसी का लिमिट है, उनका बैंड है स्पेक्ट्रम का, उस बैंड के तहत जो है वो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं विदाउट किसी इंटरफेरेंस या विदाउट आपस में कोई सिग्नल का मिक्सिंग नहीं हो रहा होगा, और सिग्नल क्या होगा कहीं लॉस नहीं होगा जब रिसीवर पर ये रिसीव किया जा रहा होगा। ठीक है, बेसिकली टीडीएमए की हम बात करें तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हमारे द्वारा ट्रांसमीटर से रिसीवर पे कोई सिग्नल भेजा जा रहा हो, ठीक है, तो होगा क्या कि जब कोई हमारा सिस्टम वो ट्रांसमीटर 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो हमारा रिसीवर पे पोर्ट हो वो भी ट्रांसमीटर 1 जिस पर्टिकुलर रिसीवर को कॉल कर रहा था, मान लीजिए ये 1 था तो ये 1 डैश से कनेक्ट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये आपका 2 डैश से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये आपका यूजर 2 है तो इधर जिसको ये कॉल कर रहा था उसका नाम हमने इसको 2 डैश दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और उसी टाइम मैनेजमेंट को करते हुए जिस समय हमारा कम्यूटेटर जो है वो यहाँ पे सिस्टम 1 से कनेक्टेड है, और उसी समय ये रिसीवर पे जो है वो सिस्टम 1 के रिगार्डिंग जिसको कॉल की जा रही है उससे कनेक्टेड होगा, और जैसे ही आपका ये कम्यूटेटर यूजर 2 से कनेक्ट होगा, हमारा सिस्टम जो रिसीवर साइड पे है वो भी किससे, यूजर 2 से उसको कनेक्ट होना होगा, और ये सारी प्रक्रिया इतने सिंक्रोनाइज वे में, इतने फास्ट मैनर में हो रही होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और सिस्टम हमारा अपने आप को अपडेट करता रहेगा, और सिग्नल हमारा सक्सेसफुल है बिना किसी लैग के, बिना किसी सिग्नल ड्रैग के वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पर जाता रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसमें बात करते हैं तो बेसिकली है क्या कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो जो हमारा मेन जो एसेसिंग होती है वो किसमें होती है, फ्रीक्वेंसी में होती है, और फ्रीक्वेंसी स्लॉट को हम छोटे छोटे जो है वो स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विच टाइप ऑफ जो है वो फंक्शन गवर्न्स, तो उसमें क्या है, फिर आपका फ्रीक्वेंसी स्लॉट को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्लॉट्स में। इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही टाइम डिवीजन में आ सकता है, कोड डिवीजन में आ सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक जो पॉपुलर मेथड्स हैं वो हम लोग यहाँ जनरली डिस्कस कर रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें एफडीएमए टीडीएमए में कौन कौन से सिस्टम्स यूज होते हैं उनके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आइडिया जो था कि बेसिकली इन सारी चीजों में कैसे जो है हमारा वर्क परफॉर्म होता है हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें अगर हम यहीं पे डिस्कस करना चाहें, जैसे एफडीएमए का सिग्नल है, ठीक है, अगर हमने इस पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअसली, मतलब कॉन्टिन्यूअसली का मतलब है कि एक सिस्टम का जो है वो स्पेक्ट्रम खत्म हुआ और दूसरे सिस्टम का स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो गया, तो होगा क्या, बेसिकली जो कॉर्नर के हमारे मैसेजेस हैं, जो कॉर्नर का मैसेज सिग्नल का पोर्शन होगा वो बेसिकली एक दूसरे से क्या करने लगेगा, ओवरलैप करने लगेगा। अब इस ओवरलैप को हम लोग अवॉइड करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, गार्ड बैंड यूज करते हैं। गार्ड बैंड क्या होते हैं, जैसे आपके बेसिकली कॉलेज की बात करें या किसी आप लोग शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां आपको गेट पे जो है वो गार्ड्स मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं, क्या करते हैं कि बेसिकली आपका सिंक्रोनाइजेशन, आपको इजी आवागमन रहे, कोई हिंड्रेंस ना होने पाए। ठीक है, गेट खुला है कि नहीं खुला है, आपस में भीड़ ना होने पाए एक दूसरे से, आप लोग सिस्टमैटिकली अंदर जाएं। जैसे अभी कोविड का काल चल रहा है और आप लोग शॉपिंग मॉल जाते होंगे तो क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक सिमेट्रिकल वे में लाइन लगती है और उस लाइन को फॉलो करते हुए हम लोग मॉल के अंदर जाते हैं। ठीक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी गार्ड का बैंड का होता है कि गार्ड बैंड क्या करता है कि जो दो हमारे यूजर्स हैं
उन दो यूजर्स के बीच में जो मैसेज है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, आपस में एक दूसरे से क्या हो, मर्ज ना होने पाए, मिक्स ना होने पाए, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्रीक्वेंसी जो हमारा एलोकेशन है, जो स्पेक्ट्रम है, उसका कुछ पार्ट हम फ्री रखते हैं। फ्री रखते हैं क्या मतलब, सोशली उसको डिस्टेंसिंग प्रोवाइड करते हैं ये दोनों सिग्नल की। और जैसा आप लोग देखे होंगे इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का क्या महत्व है कि एक व्यक्ति का वायरस दूसरे में जो है वो ट्रांसमिट हो जाए, तो इसी तरीके से जो एक मैसेज सिग्नल है वो दूसरे मैसेज इंफॉर्मेशन से मिक्स ना हो जाए, और मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, उसको रिसीवर पे ट्रेस करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या हम बोले, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर को पता ही नहीं होगा कि कौन सा हमारा पहले यूजर का सिग्नल है और कौन सा हमारे दूसरे यूजर का सिग्नल है, उसको आइसोलेट कर पाना मुश्किल होगा। तो इस तरीके से हम वहां पर गार्ड बैंड का यूज करते हैं। और बेसिकली हर जो जितने भी हमने इसमें स्पेक्ट्रम को डिवीजन किया, हर स्पेक्ट्रम डिवीजन में क्या करते हैं, कुछ बैंडविड्थ का हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो गार्ड बैंड बेसिकली क्या है, वो सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपस में सिग्नल की मिक्सिंग ना होने पाए। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग ने बेसिकली वो ओवरव्यू लिया एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसएस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसएस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एसएस को और इसका गहन अध्ययन करेंगे, और इसकी फंक्शनिंग और इससे रिलेटेड कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो वर्किंग में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।